दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर एक्सप्लेन्ड बिफोर मोदी, इंडियन पीएम्स हु कॉल्ड ऑन द पोप एंड पोप्स हु विजिटेड इंडिया और द हिंदू में प्रकाशित खबर G20 समिट, पीएम मोदी कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत इटली संबंध। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के साथ अपनी पहली बैठक में भाग लिया। वे G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी रोम यात्रा के हिस्से के रूप में वेटिकन सिटी पहुंचे थे। पोप फ्रांसिस के साथ गर्मजोशी के साथ हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत आने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संप्रदाय रोमन कैथोलिकों के प्रमुख के पास जाने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के समकक्ष मारियो ड्रैगी के आमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक वेटिकन सिटी का दौरा किया। वे इटली में G20 शिखर सम्मेलन और ग्लासगो, स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन की हाई प्रोफाइल बैठकों के लिए इस दौरे में शामिल हुए। कोविड-19 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इटली की इस यात्रा में गार्ड ऑफ ऑनर देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस स्वागत में भारतीय राष्ट्रगान का उद्घोष यह दिखाता है कि भारत का इटली के साथ संबंध अपनी प्रगाढ़ता को निरंतर बढ़ा रहा है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम इसी संबंध की पृष्ठभूमि, भारत इटली संबंधों के सभी क्षेत्रों की फेहरिस्त और G20 के लिहाज से दोनों देशों के मध्य हुई वार्ता पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कोरोना महामारी के बाद भारत कैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के इस इटली दौरे की प्रारंभिक जड़ों को, यानी भारत इटली संबंधों की पृष्ठभूमि को। भारत और इटली के बीच का मधुर संबंध पिछले कई 100 वर्षों के व्यापारिक संबंध का परिणाम है। हमने देखा है कि इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जाता है इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुका को। पिछले कई वर्षों के व्यवहार और आयात निर्यात के मद्देनजर भारत और इटली के बीच कई क्षेत्रों में संबंध उभर कर सामने आए हैं। इनमें पहला है आर्थिक संबंध। इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इसे लेकर 80 के दशक की शुरुआत से ही व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में 2007 तक द्विपक्षीय व्यापार में एक मजबूत वृद्धि देखी गई। 2008 की विश्वव्यापी मंदी से पहले इतालवी अर्थव्यवस्था में एक उल्लेखनीय मंदी आई, जिसका द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 2011 से 12 में यह द्विपक्षीय व्यापार काफी बढ़ा, जो मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक सुधार के कारण था। 2014 से 15 में कुल व्यापार 1.12% की नकारात्मक वृद्धि के साथ लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इटली को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, रसायन, रत्न और आभूषण आदि शामिल हैं। वहीं इटली से भारत में आयात की मुख्य वस्तुएं सामान्य और विशेष प्रयोजन के लिए मशीनरी, मशीन टूल्स और इंजीनियरिंग आइटम हैं। भारत और इटली के मध्य आर्थिक संबंध की गहराई का नमूना ही है कि भारत में आज बहुत बड़ी मात्रा में इतालवी कंपनियां सक्रिय हैं। इसके अलावा टाटा, TCS, विप्रो, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कई भारतीय कंपनियों के साथ बैंकों की शाखाएं भी इटली में काम कर रही हैं। इटली से FDI प्रवाह के मुख्य क्षेत्र
ऑटोमोबाइल उद्योग, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, धातु कर्म उद्योग, कपड़ा, विद्युत उपकरण आदि हैं। इसके अलावा दोनों देश बुनियादी ढांचा, पर्यटन, रेलवे, खाद्य प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में लगातार एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग। भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत तो कई वर्ष पहले हो चुकी थी, पर इस सांस्कृतिक सहयोग के समझौते पर औपचारिक मुहर लगी 1976 में। इसमें इटली और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम यानी CEP शामिल है, जिसमें भाषा कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छात्रों का आदान प्रदान किया जाता है। इटली में कई विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो भारतीय कला, इतिहास और भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इनमें से कई संस्थान इतालवी छात्रों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, जिसका नमूना हमने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोम की यात्रा के बाद देखा है, जहां कई इटालियन लोगों ने शिव तांडव स्रोत के साथ उनका स्वागत किया। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता 1978 से मौजूद है। समझौते में वार्षिक कार्य योजनाओं के तहत कई संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने की बात कही गई थी। सांस्कृतिक संबंधों की बेहतरी का ही एक नमूना है कि 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इटली में उत्साहपूर्वक मनाया गया। हाल के वर्षों की बात करें तो नवंबर 2020 में इटली और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। गौरतलब है कि यह रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और दोनों देशों के अगले 5 वर्षों का खाका तैयार करने के लिए एक अहम कदम था। दोनों देश बहुपक्षीय क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि दोनों देश एक बहुपक्षवाद में विश्वास करते हैं। इटली द्वारा आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और यूरोपीय संघ ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में इटली विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारतीय भागीदारों के साथ काम कर रहा है। इटली और भारत के बीच दोस्ती 3 बुनियादी स्तंभों पर टिकी है: एकजुटता, स्थिरता और नवाचार। ये पिछले कई वर्षों में उनके संबंधों के विकास की विशेषता है। अब बात कर लेते हैं तीनों स्तंभों के बारे में। पहला है एकजुटता। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के प्रकोप ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में कई देशों को नागरिकों को वापस लाने जैसी चुनौती का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जहां लॉकडाउन था और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाए गए, इससे लोगों की आवाजाही को कम किया गया था। इस बीच दोनों देशों के संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग ने प्रत्यर्पण कार्य को आसान बनाया। इस दौरान इटली को भारत से अपार समर्थन मिला। जैसा कोई भी दोस्त जरूरत के समय करता है, इटली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत के साथ खड़ा था और उसने भारत को हर संभव समर्थन दिया। हरित अर्थव्यवस्था में रणनीतियों की एक श्रृंखला के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इटली भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल इंटरैक्शन के जरिए इटली अपने व्यापारिक समुदायों को एक साथ लाकर काम कर रहा है। इससे विचारों का आदान प्रदान करने, तकनीक स्थानांतरित करने और अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए आयोजन किए गए। इसी क्रम में हाल ही में COP26 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के दुष्परिणामों को कम करना है। अगला है नवाचार। भविष्य को देखते हुए इटली और भारत अपनी शोध एवं नवाचार साझेदारी को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच आयोजित डिजिटल इनोवेशन फोरम इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाल की कुछ घटनाओं की बात करें तो इटली और भारत ने वेबिनार के जरिए कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर एक साथ काम किया। इससे दोनों देशों को अनुभवों का आदान प्रदान करने
और भविष्य की परियोजनाओं के लिए सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिली। यह लाभ खासकर दवाओं के कई तरह के उपयोग और टीकाकरण के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी को भी मजबूत किया। यह साझेदारी शोध और नवाचारों के क्षेत्र में साझी परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रही है। इस विजन को और अधिक गति देने के लिए इटली ने भारत के अग्रणी तकनीकी और नवाचार केंद्रों में से एक बेंगलुरु में एक नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की योजना बनाई। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। इसका नजराना हाल ही में रोम यात्रा पेश कर रही है। किसी भी देश के साथ हमारा संबंध कई दफा हमारे देशवासियों का वह समूह भी तय करता है जो उस देश में रह रहा है। दरअसल इटली प्रवासी भारतीयों की संख्या के मामले में यूके के बाद यूरोप का दूसरा देश है। इटली में रह रहे ये प्रवासी भारतीय भारत इटली रिश्ते को और मजबूती प्रदान करते हैं। नए इतालवी आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय नागरिक इटली के निवासी हैं। पहली पीढ़ी के प्रवासियों के रूप में उनमें से अधिकांश कृषि, डेयरी फार्मिंग, चमड़ा उद्योग, निर्माण कार्य और सेवा उद्योग जैसे आर्थिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं। भारतीय डायस्पोरा का एक अहम अनुपात उत्तरी इटली के क्षेत्रों जैसे लोम्बार्डिया, पिमोंटे, वेनेटो, मध्य इटली के क्षेत्रों जैसे फ्लोरेंस, रोम और दक्षिणी इटली के क्षेत्रों मसलन कैंपानिया एवं कैलाब्रिया में बसा हुआ है। भारत इटली का संबंध कई सालों से मधुरता को समेटे हुए है। हाल ही में प्रधानमंत्री की रोम यात्रा और वहां उनका गर्मजोशी से हुआ स्वागत इसी का परिणाम है। रोम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की शिरकत की। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस सम्मेलन में कौन कौन से प्रमुख बिंदु निकलकर सामने आए हैं। हाल ही में इटली में 30 से 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। यह G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 16वां शिखर सम्मेलन है। साथ ही यह 8वां G20 शिखर सम्मेलन है जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। यह शिखर सम्मेलन पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी थीम को समेटे हुए महामारी से उबरने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को मजबूत करने पर केंद्रित रही। G20 के इस शिखर सम्मेलन को रोम शिखर सम्मेलन भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के आयोजन को लाभकारी बताते हुए कहा कि वैश्विक नेताओं ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। ये मुद्दे हैं महामारी से लड़ना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और नवाचार को आगे बढ़ाना आदि। इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा और जलवायु नए और ज्वलंत मुद्दों के रूप में उभरे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की रोम यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि इटली दिसंबर 2020 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगर G20 की बात करें तो यह एक बहुचर्चित वैश्विक मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। समूह के सदस्य दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, दुनिया की आबादी का 60% और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा रखते हैं। मौजूदा वक्त में G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। इस सम्मेलन में महामारी को कम करने के समन्वित प्रयासों पर, टीके के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें देशों ने कोविड-19 के खिलाफ WHO के 2021 तक 40% या इससे अधिक की वैश्विक आबादी को और 2022 के मध्य तक कम से कम 70% टीकाकरण के लक्ष्य का समर्थन किया है। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में G20 ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता जताई है। लॉकडाउन के बाद चल रहे नाजुक पोस्ट कोविड आर्थिक सुधारों के संबंध में वैश्विक समुदाय की अलग ही स्थिति है। बढ़ती मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला की बड़ी बाधाओं को देखते हुए G20 नेताओं ने तय किया कि राष्ट्रीय प्रोत्साहन नीतियों को समय से पहले नहीं हटाया जाएगा। हालांकि ऐसे में वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी।
हाल ही में संपन्न G20 की बैठक में भारत, चीन, यूरोपीय संघ, यूके, यूएस और अन्य देशों ने 136 देशों द्वारा समर्थित वैश्विक कर ढांचे का समर्थन किया। इतना ही नहीं, G20 देशों ने 2023 में इस बहुपक्षीय कानूनी संधि को लागू करने के लिए ड्राफ्ट नियमों को यथाशीघ्र तैयार करने का भी आह्वान किया। यह शिखर सम्मेलन मुख्यतः कोविड-19 महामारी से उबरने और दुनिया भर में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। मौजूदा वक्त में G20 समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह अब आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर मुखर होकर काम कर रहा है। इस सबके मद्देनजर अब हम देखेंगे कि क्या हो आगे की राह। आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत सी क्षमताओं का दोहन करना जरूरी है। इस संदर्भ में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों कार्यक्रम औद्योगिक भागीदारी के लिए कई बड़े अवसर खोलते हैं। इस क्षेत्र में इटालियन कंपनियां भारत में बड़ी दिलचस्पी दिखाती हैं और हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर चुकी हैं। यदि बात भारत और इटली की बढ़ती मित्रता की करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इटली का शामिल होना अपने आप में इसका एक अहम उदाहरण है। भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 के इस शिखर सम्मेलन के जरिए दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने इससे निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर काम करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया। इसी क्षेत्र के मद्देनजर भारत इटली के बीच बीते साल संपन्न शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने मत्स्य पालन, ऊर्जा, जहाज निर्माण आदि जैसे अहम क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। साल 2020 में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान 2020 से 24 की कार्य योजना तैयार की गई थी। इसके अनुसार बहुपक्षीय मंचों में समन्वय, द्विपक्षीय व्यापार में राजनीतिक संवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम 4 स्तंभ रहे। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत और इटली को राजनीतिक और अन्य कई मुद्दों पर साथ आने की जरूरत है। दोनों देशों को इन सभी समझौतों पर जल्द काम करने की जरूरत है। यह केवल कागजी पुलिंदा बनकर ना रह जाएं। इसके अलावा दोनों देशों को पर्यावरणीय बाधाओं, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मिलकर काम करने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इटली यात्रा के संदर्भ में भारत इटली संबंधों की विवेचना कीजिए। बताइए कि G20 रोम सम्मेलन 2021 में क्या निहितार्थ सामने आए हैं।